कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 42 डिस्कस करते हैं। मेरे नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 42 में दो तीन टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्टिव पावर। इससे पहले पेज में हम इमिसिव पावर कैसे डिफाइन करते हैं सीखा था। यहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर है। एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब हो गया कितना एब्जॉर्ब करता है पर यूनिट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, तो ये डिफाइन करना सीखेंगे। फिर इसी का स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, तो जैसे एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करते हो उसी तरीके से एक पर्टिकुलर वेवलेंथ सेगमेंट में अगर डिफाइन करेंगे तो ये स्पेक्ट्रल हो जाएगा। फिर किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने एक लॉ दिया था और ये लॉ हमें बताता है कि एब्जॉर्प्टिव पावर में और इमिसिव पावर में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों का रेशो वगैरह की बात करता है, तो ये डिफाइन करना सीखेंगे। इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन टेम्परेचर में और एनर्जी में एक रिलेशन बताता है कि टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज होने के साथ में एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है, वो सीखेंगे। और एक है वीन्स लॉ, वीन्स लॉ भी हमें वेवलेंथ में और एनर्जी में रिलेशन बताता है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनर्जी पे क्या डिफरेंस आता है, या वेवलेंथ के कम होने से एनर्जी पे क्या डिफरेंस आता है। या टेम्परेचर भी इसमें एक फंक्शन रहता है कि बेसिकली देखते तो टेम्परेचर के साथ ही है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता जाता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ऑफकोर्स इंक्रीज होती है। तो उसका जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन किस तरीके से होता है और वेवलेंथ के साथ में उसका क्या रिलेशन रहता है, तो इस पेज में ये सब चीज़ें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो इमिसिव पावर जब आपने डिफाइन किया था तो आपने डिफाइन किया था कि एनर्जी कितना इमिट हो रही है पर यूनिट एरिया और पर सेकेंड टाइम में। एब्जॉर्प्टिव पावर आप डिफाइन करते हो कि एब्जॉर्ब कितना हो रही है एनर्जी। तो किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट करोगे तभी तो एब्जॉर्ब होगी। सबसे पहली बात तो ये है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा इंसिडेंट रेडिएशन की टर्म्स में। तो इंसिडेंट, अगर रेडिएशन इंसिडेंट ही नहीं होगा सरफेस के ऊपर तो फिर वो एब्जॉर्ब क्या करेगा। तो इसको डिफाइन करते हैं द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल इंसिडेंट एनर्जी ऑन द सरफेस। ए इज डिफाइंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, जितना एनर्जी आपने किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कराई थी उसमें से जितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया वो रेशो इज कॉल्ड इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। तो जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा बढ़िया रहती है, अच्छा एब्जॉर्ब करते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। जितना इंसिडेंट हुआ है उसमें से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे वो, तो उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत अच्छी होगी। और जिनकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम है वो कम पार्ट एनर्जी का जितना भी इंसिडेंट हुई थी उसमें से कम फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो उनकी एब्जॉर्प्टिव पावर कम होगी। तो इसमें न्यूमरेटर में एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है और डिनोमिनेटर में इंसिडेंट एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करते होंगे एनर्जी तो न्यूमरेटर की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगी, तो एब्जॉर्प्टिव पावर उनकी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी चीज़ को स्पेक्ट्रल में डिफाइन करना हो तो उसमें पर यूनिट वेवलेंथ की बात कर लेंगे कि इस वेवलेंथ सेगमेंट में जितना एनर्जी इंसिडेंट हुई है किसी सरफेस के ऊपर उसमें से कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली, इन दोनों का रेशो, तो ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर कहलाएगा। अब इसकी रेशो, इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, ऐसा यूनिट होनी नहीं चाहिए इसकी। इट मस्ट बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज रेशो ऑफ टू एनर्जीज ओनली। आप देखें न्यूमरेटर में भी एनर्जी है, डिनोमिनेटर में भी एनर्जी है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, तो ये इट मस्ट बी यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो चलिए आपने एब्जॉर्प्टिव पावर डिफाइन करना सीखा। एक चीज और देखें, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए A = 1 होता है। इसको A से डिनोट कर रहे हो तुम एब्जॉर्प्टिव पावर को, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर को A के सबस्क्रिप्ट में लैम्डा लिख करके डिनोट कर रहे हो। तो A की वैल्यू परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए 1 होती है। इसका मतलब ये है कि अब पहले परफेक्ट ब्लैक बॉडी समझ लेते हैं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि ऐसी ब्लैक बॉडी जिसके ऊपर जितना भी रेडिएशन इंसिडेंट होता हो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उसमें से रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करती, रिफ्रैक्ट कुछ भी नहीं करती। तो इसके लिए तो ऑफकोर्स A की वैल्यू अपने आप ही 1 हो जाएगी बिकॉज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी।
जितना भी इंसिडेंट हुआ था सारा का सारा एब्जॉर्ब करना है। तो ये तो तभी पॉसिबल है, या इसको अगर एक ही डेफिनेशन में आप रखो तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो एक ही वैल्यू अपने आप ही 1 मिलती है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडीज की तो डेफिनेशन ही ये है कि उनको परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं जिनके लिए A इक्वल टू 1 होता है। तो एक इसको प्रॉपर्टी के तरीके से याद रख लो। अब आइडियली वैसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती नहीं है कोई भी प्रैक्टिकली, तो वो एक डिज़ाइन कर लेते हैं कुछ मैकेनिकली, एक स्फीयर बना लेते हैं, उस स्फीयर में एक छोटा सा होल रख लेते हैं सिर्फ एक तरफ, तो इस होल से होकर के जितना भी रेडिएशन इस स्फीयर के इनसाइड में पहुंचेगा, अंदर पूरे में ब्लैक कोटिंग कर रखी है, तो वो ब्लैक तो अपने आप में ही एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है। तो ब्लैक सरफेस के ऊपर में अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है तो उसका काफ़ी पार्ट 99% पार्ट 98% पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से किसी वाइट सरफेस के ऊपर, वाइट कोटेड सरफेस के ऊपर अगर एनर्जी इंसिडेंट होती है तो वो उसका काफ़ी पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपने ये जो स्फीयर बनाया था इसमें एक होल रखा था, इस होल और अंदर ब्लैक कोटिंग कर रखी थी, तो इस होल से होकर के जब एनर्जी इसमें अंदर पहुंची, रेडिएशन अंदर पहुंचा, तो वहाँ पे पहले एक बार जब इंसिडेंट हुआ सरफेस पे तो वहीं पे काफ़ी सारा एब्जॉर्ब हो गया, कोई बात नहीं, बचा हुआ रिफ्लेक्ट हो गया। तो रिफ्लेक्ट होके भी लेकिन वो उस स्फीयर के अंदर ही बाउंड्रीज में रिफ्लेक्ट हुआ और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहा। तो इतने बार रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि बाहर होल में जाने का रास्ता उसको मिलेगा ही नहीं। तो अगर मिलेगा भी 10, 20, 50 हज़ार बार रिफ्लेक्शन होने के बाद में फिर कहीं जाकर के उसे होल की तरफ उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो इतने बार ऑलरेडी वो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो चुका होगा, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एनर्जी वर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड। तो सारा का सारा जितना भी इंसिडेंट हुआ था एनर्जी सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई। तो इस तरह इसने जितना भी इंसिडेंट हुआ सारा एब्जॉर्ब हो गया। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के तरीके से इसने एक्ट किया, ऐसे करके डिज़ाइन कर लेते हैं। अब किरचॉफ ने एक रूल दिया, किरचॉफ्स लॉ से इसको जाना जाता है। तो इस रूल को समझने से पहले एक बात आप पहले ये नोट करें कि भाई ये जो एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और रिफ्लेक्ट होना, रेडिएट होना, इमिट होना, ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी दो चीज़ें, एब्जॉर्ब होना और इमिट होना, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता किसी बॉडी पे एक टाइम पे या तो केवल इमिशन ही होगा या फिर एब्जॉर्प्शन ही होगा। ये दोनों प्रोसेस किसी भी बॉडी के लिए सेम टाइम पे सेम साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। कोई बॉडी के ऊपर में जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है उसमें उसको वो एब्जॉर्ब भी करती रहती है। अगर गुड एब्जॉर्बर है, एब्जॉर्प्टिव पावर अच्छी है, 1 के आसपास है, तो सारा का सारा एब्जॉर्ब करती रहती है। और जितना उसका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएट भी करती रहती है साथ साथ। तो रूम टेम्परेचर पे बॉडी है अगर, तो वो टेम्परेचर भी सफिशिएंट टेम्परेचर है कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट करने के लिए। तो हमेशा एब्जॉर्प्शन और इमिशन ये दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। अब किरचॉफ ने ये बोला कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक बॉडी का किसी का एब्जॉर्प्टिव पावर का और इमिसिव पावर का आप रेशो कैलकुलेट कर लो, किसी दूसरी बॉडी के लिए कैलकुलेट कर लो, तीसरी बॉडी के लिए कैलकुलेट कर लो, उसी फिक्स टेम्परेचर की बात चल रही है। जैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप ये कैलकुलेट कर रहे हो तो आपके पास 4-5 बॉडीज, 1 बॉडी, 2 बॉडी, 3 बॉडी, 4 बॉडी। तो पहली बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर का रेशो कैलकुलेट किया एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। दूसरी बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर का रेशो कैलकुलेट किया, तीसरी के लिए कैलकुलेट किया, चौथी के लिए कैलकुलेट किया। ये सब बराबर होते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ लॉ। और इसमें परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी इंक्लूडेड है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी को भी इससे बाहर नहीं रखा गया। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर और इमिसिव पावर का रेशो भी वो भी उतना ही होता है जितना बाकी बॉडीज के लिए है। तो इसको देखिए मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे। पहली बॉडी के लिए रेशो कैलकुलेट किया है ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा, वेयर ई लैम्डा इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर अपॉन ए लैम्डा इज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। और ये सबस्क्रिप्ट में जो 1 लिखा है ये बता रहा है कि इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर बॉडी 1। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेकिन मेंटेन करके चल रहे हो। हालांकि टेम्परेचर का इस इक्वेशन में कहीं पे कोई मेंशन नहीं है, पर ये ध्यान में रखना है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात हो रही है। इज इक्वल टू ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा फॉर बॉडी 2।
बॉडी 2 के लिए ई लैम्डा और ए लैम्डा का रेशो कैलकुलेट कर लिया। और ऐसी सबसे लास्ट में जो लिखा है कैपिटल ई लैम्डा अपॉन कैपिटल ए लैम्डा, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए लिखा है, इसको कैपिटल से लिख दिया है। तो ये सारे के सारे रेशोस आपस में बराबर हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। अब इसमें जो लास्ट में टर्म आई है, सबसे लास्ट वाली टर्म में डिनोमिनेटर में ए लैम्डा रखा है, कैपिटल ए लैम्डा। दिस इज एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने अभी बात की थी, ये तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ही है। तो ए लैम्डा की वैल्यू इसमें 1 सब्सटीट्यूट अगर आप कर दोगे तो इट विल रिड्यूस टू, इट विल बी सिंप्लीफाइड टू कैपिटल ई लैम्डा ओनली। सो इस तरीके से किरचॉफ लॉ को जैसे सेकेंड लाइन में मैंने लिखा है इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल वर्जन में। तो दिस इज किरचॉफ लॉ। नेक्स्ट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। अब इन्होंने बोल्ट्जमैन ने एक लॉ दिया था, तो इन्होंने बताया कि भाई एनर्जी जो रेडिएट होती है किसी बॉडी से, इमिट होती है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है तो एनर्जी भी ज़्यादा रेडिएट होती है, टेम्परेचर अगर कम होता है तो एनर्जी भी कम रेडिएट होती है। द लॉ इन इट्स सिंपल फॉर्म स्टेट्स दिस कि भाई टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा बॉडी का तो उससे रेडिएट होने वाली, इमिट होने वाली एनर्जी कम होगी, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। बड़ा सिंपल सी बात है। अब लेकिन कौन सी एनर्जी, यहाँ पे इस लॉ में सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन का पॉइंट है वो इस एनर्जी को लेकर के ही है। ये कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं? एनर्जी, सारी एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी जो कि उसके पर यूनिट एरिया से और 1 सेकंड में इमिट होती है, उस एनर्जी की ही बात चल रही है। क्योंकि आप इसी तरीके से तो मेजर भी कर पाओगे, वरना तो आपने एक बॉडी के लिए तो एरिया की कुछ वैल्यू के लिए इमिटेड रेडिएशन मेजर कर लिया, और किसी दूसरी बॉडी के लिए किसी दूसरी यानी कुछ एरिया की कुछ और वैल्यू के लिए इमिटेड रेडिएशन मेजर कर लिया। तो इनको आप समझ ही नहीं पाएंगे, इनको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको स्पेसिफिकली डिफाइन किया है, और स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम इंटरवल ये लेके चलोगे। तो दिस स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, और ये कैसे, इट स्टेट्स दैट E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4। टेम्परेचर की 4th पावर पे के प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी इमिटेड, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ऑफ कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस होगा ही। तो इक्वेशन विल बिकम E इज इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। तो देखिए हियर E इज एनर्जी इमिटेड पर सेकंड पर यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ से सिग्मा की एसआई यूनिट या सिग्मा के लिए एक्सप्रेशन भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन T टू द पावर 4, और इसकी एसआई यूनिट की अगर बात करोगे, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड K टू द पावर 4। नाउ व्हेन ए ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T सराउंडेड बाय एन एनक्लोजर एट टेम्परेचर T डैश, बॉडी का टेम्परेचर T है और इसको एक एनक्लोजर में आपने प्लेस कर दिया जिसका टेम्परेचर T डैश है, तो इसमें इमिशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों प्रोसेस एक साथ होंगे। तो वहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट होगी उसके लिए एक्सप्रेशन E इक्वल टू सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T डैश टू द पावर 4, ये बन जाएगा। तो ये तो इट इज़ क्वाइट लॉजिकल एंड अपीलिंग, ये समझ में आता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीन्स लॉ है। वीन्स लॉ में ये ग्राफ बेसिकली हमें स्टडी करना है। इस ग्राफ को एक बार आप देखें, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिया है, वाई एक्सिस पे एनर्जी ली है, यानी कि वेवलेंथ और एनर्जी में ग्राफ है। हाँ है तो वेवलेंथ और एनर्जी में ग्राफ, लेकिन इसमें टेम्परेचर का फैक्टर है जहाँ से ये ग्राफ समझ में आएगा। आप देखें 3 ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। सबसे पहला ग्राफ टेम्परेचर T1 पे, दूसरा ग्राफ टेम्परेचर T2 पे, और तीसरा ग्राफ टेम्परेचर T3 पे प्लॉट किया गया है। और T1, T2, T3 में सबसे पहले मैं आपको रिलेशन बताऊं, जो टेम्परेचर सबसे नीचे लिखा है T1, ये सबसे लो टेम्परेचर है, सबसे कम टेम्परेचर यही है। और फिर इससे ऊपर का ग्राफ जो बना है T2 टेम्परेचर, वो T1 से ज़्यादा है, और जो सबसे ऊपर का ग्राफ बना है जो T3 टेम्परेचर पे बना है, वो T3 टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है।
तो T1 इज लेस देन T2 इज लेस देन T3, यानी कि सबसे ज़्यादा T3 है, फिर उससे छोटा T2 है, उससे छोटा सबसे छोटा T1 है। तो ये टेम्परेचर का है। अच्छा, ऐसे इसको याद रखना उतना आसान नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा तो आसानी से याद रहेगा। आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि टेम्परेचर इन्होंने स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या बोला था कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में एनर्जी जो रेडिएट होती है वो बढ़ती है या कम होती है? ऑफ कोर्स वो बढ़ती है, इन्होंने ये बात बोली। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रेडिएट होगी। तो आप देखें, एक हमने सबसे कम टेम्परेचर पे पहले एक एनर्जी में और टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट किया। तो यहाँ पे जो इस ग्राफ का कर्व का और एक्स एक्सिस के बीच का रीजन है, बीच का स्पेस है, that gives you amount of energy radiated, that area gives you amount of energy radiated। तो T1 टेम्परेचर के लिए जो ये एरिया है ये सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी रेडिएट होती है इस सबसे कम टेम्परेचर पे। फिर इससे ऊपर वाला ग्राफ T2 जो कि स्लाइटली हायर टेम्परेचर है, इस T2 ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया एनक्लोज्ड है, दैट एरिया गिव्स यू एनर्जी रेडिएटेड एट दैट टेम्परेचर। तो ये वाला एरिया पहले एरिया से तो ज़्यादा ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रेडिएट हो रही है इस T2 टेम्परेचर पे। और इसी तरीके से T3 टेम्परेचर में और भी ज़्यादा एरिया एनक्लोज होता है ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, तो यहाँ पे एनर्जी और ज़्यादा रेडिएट होती है, टेम्परेचर भी और ज़्यादा है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि दो फैक्ट इसमें पता चले। एक तो कि एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो यानी टेम्परेचर में और इसमें ग्राफ दे रखा है, तो द एरिया एनक्लोज बिटवीन टेम्परेचर ग्राफ एंड द एक्स एक्सिस, द वेवलेंथ ग्राफ गिव्स यू टोटल एनर्जी रेडिएटेड। एक तो ये है, और दूसरा कम टेम्परेचर पे कम एनर्जी रेडिएट हो रही थी, टेम्परेचर उससे ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हुई, टेम्परेचर उससे और ज़्यादा हुआ तो और ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हुई। अब इसमें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लैम्डा ले रखी है, तो इस लैम्डा के साथ में इसका वेरिएशन आप देखो, ये जो टोटल एनर्जी तो रेडिएट हुई है, लेकिन ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में एक जगह पे पीक मिल रहा है। तो ये पीक उस वेवलेंथ के कोरेस्पोंडिंग है जहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है। तो T1 ग्राफ के लिए वेवलेंथ की वैल्यू सबसे ज्यादा है, T2 ग्राफ के लिए वेवलेंथ की वैल्यू, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की वैल्यू जिस पे सबसे ज्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है, पीक वहीं मिलेगा। तो T2 ग्राफ के लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम हो गई है, और T3 ग्राफ के लिए वेवलेंथ की वैल्यू यानी द वेवलेंथ कोरेस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी और भी ज़्यादा कम हो गई है। तो यहाँ से आपको लैम्डा एम में और टी में एक रिलेशन मिल रहा है। लैम्डा एम का मतलब है लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स का मतलब है दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच मैक्सिमम एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट। तो या एनर्जी तो हर एक वेवलेंथ पे रेडिएट हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऐसी है जिसपे सबसे ज़्यादा एनर्जी रेडिएट हो रही है। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया, लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, इनवर्सली रिलेशन है। तो लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी ए कॉन्स्टेंट विच वैल्यू इज 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। इसको इस पेज में इतना ही है, फिर कुछ क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे।